व्यूअर्स, मैं हूं तामिद रहमान और आप देख रहे हैं रहमान्स एजुकेशनल पॉइंट। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जनरली मैं चैनल पर सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास और कोर्सेज के बारे में बात करता हूं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या भारत, क्या हमारी जनता, क्या हमारी सरकार और क्या हमारी मीडिया तैयार है तीसरे वेव के लिए। जानने के लिए हम लोग इस वीडियो में पहले वेव में हुई गलतियां हमारे द्वारा एज ए सिटीजन, सरकार द्वारा और मीडिया द्वारा क्या हुई है, सेकेंड वेव में क्या इंसिडेंट्स हुई, हम लोग पूरी तरह से जानेंगे और थर्ड वेव में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इन डेप्थ बात होगी। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी जो हम लोगों ने इंट्रो से पहले मैंने बोला कि हम लोगों ने वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट वेव में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो जनता द्वारा की गई, गवर्नमेंट द्वारा की गई और साथ ही साथ मीडिया द्वारा की गई। अब आप सोचेंगे कि सिटीजन्स को मैंने क्यों लिया है। देखिए, सिटीजन्स ने भी ऐसी बहुत सारी गलती की है, बल्कि मुझे तो लगता है बाकी देशों के कंपेरिजन में भारत एवं बाकी साउथ एशियन देश ने बहुत सारी लापरवाही की है। कोरोना के साथ तो पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ है। आपको पता होगा कोरोना को लेकर कितने लोगों ने पॉलिटिक्स किया है, ये तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। अभी भी बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, ना केवल रूलिंग पार्टी बल्कि ओपोजिशन भी ऐसा कर रहा है। खैर, ये वीडियो ज़्यादा पॉलिटिकल है नहीं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक्स हमें कवर अप करनी है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमें डेप्थ पर जाना पड़ेगा पॉलिटिक्स के। खैर, हम बात करें कि इतना भी डेप्थ नहीं होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी ऐसे कौन से प्रेजेंट एक्शन है जो कि करने से थर्ड वेव में भारत की स्थिति जो है, अवस्था है, वो सेकेंड वेव जैसी नहीं होगी। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर देखिए, वीडियो क्या है, एक्चुअली बहुत टाइम पर जनरेट होता है, बहुत वक्त लगता है इससे यूट्यूब सर्च इंजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। तो कोरोना वायरस वुहान लैब के सितंबर 2019 में फॉर्म होता है, जो कि एक डॉक्टर रिसर्च करते वक्त गलती से ये वायरस को पैदा कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। वही कई लोग बोलते हैं कि बैट और स्नेक के म्यूटेशन से कोरोना वायरस बना है, और कई लोग कहते हैं कि अपने आप बन गया, एक नेचर की स्थिति है। तो तीनों में से कोई भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट सही नहीं है, क्योंकि आपने उसका जो तोड़ बनाया है वैक्सीन, चाहे आप बात करें फाइजर की, चाहे आप बात करें एस्ट्राजेनेका की, चाहे आप बात करें भारत के कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में, ऐसे केसेस कई पाए गए जहां पे इन वैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के बावजूद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो समथिंग इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। तो बात करते हैं कि ये जो फैलाव है फर्स्ट वेव में, ये और कम हो सकता था। जी, कम हो सकता था। ये एक क्यों क्यों जो फर्स्ट वेव में जो लॉकडाउन था, वो एक क्विक डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और ये क्विक डिसीजन सही क्यों था और गलत क्यों था। गलत क्यों था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक इंडिया टुडे की एक क्लिप बताएगी। लेकिन खैर, मैं दोबारा आगे भी जाता हूँ। 2020 में फरवरी महीने पर नमस्ते ट्रम्प ऑर्गेनाइज करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। 36 करोड़ रुपीस खर्चा करते हुए गुजरात के एक विशाल सिटी में नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम रखते। खैर, वो तो अलग बात है कि रिजल्ट्स में आपने क्या देखा है अमेरिकन इलेक्शन की, वो अलग बात है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या अत्याचार होता है। ऐसा क्यों, हमेशा से मेरे को थिंकिंग आया है कि अंग्रेजों के जाने के बाद से भारतीय और मूर्ख और धूर्त बनते जा रहे हैं। हम भूल जा रहे हैं कि हम लोगों के साथ क्या अत्याचार होते हैं। इसीलिए मैं सारी की सारी चीज़ें एनालाइज करने वाला हूँ। खैर, हम लोग अभी फर्स्ट वेव में जो ट्रम्प जी आते हैं, तो उस वक्त अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन लेट मी से, ये डोनाल्ड ट्रम्प जी का पार्टी है, और वो उस टाइम पे रूलिंग पे था इलेक्शन से पहले। तो दोनों में काफ़ी टक्कर था, और जब पॉलिटिक्स था तो लोग कोरोना के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं थे। हालांकि केसेस कई पाए गए थे यूएसए में, लेकिन सरकार इसके बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थी, उन्हें बस अपनी पॉलिटिक्स से मतलब था। और यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन्हें एडवर्टाइज़ किया ट्रम्प जी को लाकर, इनडायरेक्टली इट्स एन एडवर्टाइजेशन कि ट्रम्प जी आने वाले नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन जो कि हुआ नहीं है।
फिर क्या होता है कि भारत में कई केसेस पाए जाते हैं कोरोना के, ऐसे कई केसेस पाए जाते हैं जहाँ पे बुखार होता है लोगों को और 16 दिनों से भी ज़्यादा वो बुखार रहते हैं। तब ये कॉन्ट्राडिक्ट किया गया कि कोरोना वायरस भारत में आ चुका है, लेकिन तब भी हमारे मिनिस्टर्स अवेयर नहीं होते हैं और बहुत देरी से एक नेशनल लॉकडाउन लगाते हैं। खैर, इस नेशनल लॉकडाउन ने किसको फ़ायदा दिया, किसको नुकसान दिया, क्यों ये एक अच्छा डिसीजन था और क्यों ये एक गलत डिसीजन भी था, वो एनालाइज करने से पहले चलिए एनडीटीवी का इंडिया टुडे का ये क्लिप आप देखिए। 2 weeks ago. These are the images we are seeing today across Mumbai and across other parts of Western India. We are seeing it in Surat, Mumbai, Mumbai. Number of people came to railway stations. They wanted to go back to their native places, and we had commotion and chaos that prevailed in parts of Maharashtra as well as in Gujarat, where migrant workers gathered in large numbers in Ahmedabad and Surat. Migrants in Telangana also seen marching on the streets, carrying their belongings with them. Now, why has this happened? That's the big question. Because this comes on a day when India will have 19 more days of a national lockdown, as Prime Minister Narendra Modi announced an extension till the 3rd of May. Listen in first to what the Prime Minister had to say. सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। Okay, these therefore are the two images today. One is of the Prime Minister, who said that the lockdown will be extended till the 3rd of May, but on the 20th of April, the government will review the situation and based on reports decide what kind of lockdown a particular area will have. So that's what the Prime Minister has said. On the other hand, you've got those on the ground, as you can see in Mumbai, who hit the streets claiming that they wanted to go home. So these are the two images that have dominated the headline. The Prime Minister's message. हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इंडिया टुडे के एंकर ने बड़ी ही अच्छी तरीके से अनबायस्ड रिव्यू दिया, लेकिन ऐसा नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट वेव में ऐसे कई सारे कांड थे जिनमें देखा गया कि जो न्यूज़ चैनल है वो टोटली गवर्नमेंट के प्रोपागेंडा को फैलाती रही चारों तरफ। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ऐसे कौन से इंसिडेंट्स है। देखिए, आप सभी को तो पता ही होगा, सबसे पहले जो था कोरोना केस काफ़ी पीक में जा रहा था। इसके बाद एक नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरे जगह जाते वक्त अपने घरों में जाना चाहते थे और वो कहीं ना कहीं अटक गए थे। जैसे कि मुंबई शहर से देखिए, मुंबई शहर में कई सारे माइग्रेंट्स हैं। अभी माइग्रेंट लेबर माइग्रेंट लेबर्स जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, वो लोग हर एक अंडर डेवलप स्टेट से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, अलग अलग इलाके से वो लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं और कई जो मध्य प्रदेश से आते हैं। तो देश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए इन माइग्रेंट्स को अपने घरों में भी जाना था
और साथ ही साथ महाराष्ट्र के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से भी जैसा कि आपको पता है मुंबई एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये भारत की टोटल इकोनॉमी में, टोटल पॉपुलेशन में, और हर एक क्षेत्र में मुंबई ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। तो ऐसे में ऐसा लॉकडाउन ऑर्गेनाइज करने से पहले मोदी जी को प्लानिंग करनी थी कि ये जो माइग्रेंट थे उन्हें टाइम पर कैसे उनके घर पहुंचाया जाए, इन सब के बारे में सोचना चाहिए था कि लोग स्टक थे, आई मीन व्हाट द हेल्प, जो लोग बाहर स्टक होंगे उनके बारे में आप सोचिए कि वो लोग देश में कैसे आएंगे। ये सब सोचने से पहले आपने अचानक से ऐसा बोल दिया कि एक लॉकडाउन लगने वाला है, नेशन वाइड लॉकडाउन। हालांकि ठीक है, इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि इस लॉकडाउन को लगाने से फायदा हुआ खासकर मिडिल क्लास लोगों को, जो लोग एक ही शहर में बसे हुए हैं और वो लोग अपने अपने जगहों पर आराम से रह पाए इस लॉकडाउन के दौरान। और काफ़ी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान किया था, मतलब मिडिल क्लास के लिए, कि आप फटाफट से बाजार करो। कभी कभार ऐसे शाम को खोल दिया करता था, और शाम को खोल देने के बाद हर एक सिटी में अलग अलग है, लेकिन गुवाहाटी की बात मैं कर रहा हूँ, तो शाम को खोल दिया जाता था और लोग थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते थे। तो बेसिकली फर्स्ट वीक में थोड़ा थोड़ा मतलब जो 27 दिन के लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन था, उसमें 2-3 दिन ऐसा किया गया था। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखा गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि केसेस इसके बावजूद भी, इतना बड़ा लॉकडाउन लगाने के बाद केसेस क्यों पीक किए? मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 लोग, तीसरा बंदा, 3 कारण है जिनके कारण इस फर्स्ट वेव में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े। सबसे पहले तो जो माइग्रेंट अलग अलग जगहों में थे, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, वो लोग पैदल चल के जा रहे थे, लेकिन सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं थी। और हमारी मीडिया, जिन्हें इस वक्त वो बनाना चाहिए था कि देखिए माइग्रेंट्स किस तरह सफ़र कर रहे हैं, इन सब के बारे में यूट्यूब चैनल्स में बनाया जा रहा है, इन सब के बारे में लंदन टॉप जैसी न्यूज़, NDTV जैसी न्यूज़ बोल रही है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज तक, और जिनके मतलब सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने का, लेकिन वो लोग अपने बिके हुए होने का प्रूफ दे रहे थे। दे प्रूव्ड दैट दे आर सोल्ड आउट, और उन लोगों ने जरा भी माइग्रेंट के ऊपर नहीं बोला। सुधीर चौधरी जी तो यहाँ तक आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि माइग्रेंट तो ये साले जाहिल अनपढ़ गवार है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको पता नहीं है कि कोरोना के बीच में कैसे निकलना है। देखिए, सबसे पहली बात, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन देखो जो अनएडुकेटेड वर्ग है उन्हें एडुकेटेड करने में बहुत टाइम लगता है। अभी इनका जो माइग्रेंट, एक मान लीजिए एक माइग्रेंट अगर 30 साल का है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पीढ़ी को आते आते फुल्ली एडुकेटेड होते होते 11 साल लग जाएंगे। तो क्या तुम इसके लिए उसे दोषोगे? तो यहाँ पर एक गलती थी कि माइग्रेंट्स का मैनेजमेंट अच्छे से बिल्कुल भी नहीं किया सरकार ने। एक बार भी नहीं सोचा कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में कितना प्रॉब्लम होगा। इसका सोल्यूशन ये था कि ये नेशन लॉकडाउन लगाने से पहले, नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने से पहले 5 दिन का टाइम कम से कम देना चाहिए था। इसके बाद मोदी जी ने इस वीडियो में ये भी कहा कि अपने इस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम लोग कुछ लॉकडाउन्स लगाने के बाद 2 लॉकडाउन कहा था इन्होंने। अगर आप गौर से वीडियो को देखेंगे पीछे से पोस्ट करके, तो उन्होंने कहा 2 लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कुल 5 नेशन वाइड लॉकडाउन लगाए। और इन 5 नेशन वाइड लॉकडाउन के अंदर इन्होंने कहा था कि हम लोग एक टाइम आने पर स्टेट को पावर देंगे, लेकिन जी इन्होंने स्टेट को पावर नहीं दिया। 5 लॉकडाउन तक स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने पावर नहीं दिया, जिसके कारण केसेस बढ़े। क्योंकि देखिए, अब जैसे मैं जिस रीजन में रहता हूँ, आसाम रीजन, वहाँ का केस अलग हो सकता है, महाराष्ट्र रीजन, वहाँ का केस अलग हो सकता है। तो हर एक मिनिस्टर अपने मुताबिक, अगर हर एक चीफ मिनिस्टर अपने मुताबिक चलाएगा तो फिर इकोनॉमी बची रहेगी। इसीलिए इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से स्विंग हुई थी भाई साहब। 3 से ज़्यादा लॉकडाउन के नेशन वाइड थे, जिसके कारण ये हुआ। दूसरा पॉइंट है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात वालों को भी एक बार सोचना चाहिए था कि एक लॉकडाउन आ रहा है, हमें अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और मैं बिल्कुल भी एग्री करता हूँ, पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि इन तबलीगी जमात वालों ने भी काफ़ी कोरोना फैलाया, लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने ऐसे दिखाया कि मानो तबलीगी जमात ही अकेले रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। मतलब माइग्रेंट्स के जो सफ़र है उन सबको दबाने के लिए ये लोग ये सब कर रहे थे। दे वेर लिटरली ब्लेमिंग तबलीगी जमात फॉर द होल थिंग, जो कि ऐसा था नहीं। तीसरी चीज़
सरकार को इस समय वैक्सीन मांगनी चाहिए थी, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और दुनिया में अलग अलग वैक्सीन बन रही थी, उन सब का ऑर्डर और वैक्सीन की प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए था। पहले ही अपने भारत बायोटेक से कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनवा लिया था। अगर आप उसी समय सोच लेते थे, उसी समय वैज्ञानिकों से कांटेक्ट करते, नहीं वो सब करने की जगह आप बंगाल इलेक्शन में बिजी थे, आप तबलीगी जमात को डिफेम करने में बिजी थे। हालांकि उसको आप ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन इतना नीचे के स्तर तक जाना नहीं चाहिए था, जो कि एक गलती है, और स्टेट्स तक पावर भी इन्होंने नहीं दिया। खैर, ये तो रहे कुछ फर्स्ट वेव के कारण, पहले तो तबलीगी जमात, फिर इमिग्रेंट्स। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि देखिए, धार्मिक आस्था जो है एक लिमिट तक होना चाहिए, वो इतना नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक आपका बात चले आए। हाँ, और सरकार को भी इन्हें नोटिस भेजना चाहिए था। देखिए, अभी तो दो तरफ का आपको बात है कि तबलीगी वाले बोल रहे कि हमें नोटिस नहीं मिला, सरकार बोल रही कि हमने नोटिस भेजा है। तो खैर, ये पुरानी बातें हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अभी जो 4 जून है, और 4 जून 2021 से लेकर जो सामने वाली 2020 के मार्च तक कैसे केसेस पीक करी, और कैसे जो है एक जगह से दूसरे जगह जो उम्दा केसेस बढ़ी। और इसी के साथ साथ मैं आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह फार्मर्स प्रोटेस्ट ने भी एक मेजर रोल निभाया। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किन स्टेट्स ने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया, जिनमें केरला भी आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए स्क्रीन की ओर। मैं अब आपको ये प्रूव करके दिखा दूंगा कोरोना वायरस जो फैलाव है वो सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा किसके कारण हुआ। सबसे पहले तो देखिए, गवर्नमेंट की गलती थी कि एक महामारी के बीच ऐसा एक लॉ लाना जो कि फार्मर्स को इतना नुकसान दे रहा है, मंडी टैक्स देना पड़ रहा है, और बहुत कुछ है। देखिए, बहुत डीप पॉलिटिक्स है, और साथ ही साथ फार्मर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा इस बिल के कारण। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले गवर्नमेंट की गलती है। फिर आती है मीडिया को हमेशा गवर्नमेंट को क्यों डिफेंड करना चाहिए। गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन करें तभी गवर्नमेंट जल्द से जल्द एक्शन लेगा, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, जिसके कारण आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को, कि फार्मर्स ने अपना संयुक्त मोर्चा बोल के एक न्यूज़पेपर निकाला। आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपना ये जो मोर्चा है उसके सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए, और वहाँ पर हर रोज़ अपडेट देते रहे, अलग अलग हैशटैग चलाते रहे। ये आपको और मुझे सबको पता है। और चलिए, कहीं ना कहीं कॉमन सिटीजन की भी गलती थी, लेकिन इसके बाद जो थर्ड पर्सन गलत आता है मीडिया, गवर्नमेंट और सिटीजन के बाद, वो है ओपोजिशन ने ज़रा सा भी नहीं सोचा। पहले तो चलिए नवंबर दिसंबर में अपने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर लिया, लेकिन फरवरी और मार्च में सोचना चाहिए था, जब केस इतना पीक हो रहा था। लेकिन तब भी हमारी ओपोजिशन ने ज़रा भी नहीं सोची और किसानों के समर्थन में खड़े रहे, जिसके कारण एक जनवरी में भी कांड हुआ। चलिए, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, रेड फोर्ट वाले कांड के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही डीप इंटीरियर पॉलिटिक्स है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 जून में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ केसेस आप देख सकते हैं, ये देखिए, पर डे कितना केस आ रहा है। देखिए, ओवर 4000 में मैंने सर्च किया था। आपका कोरोना वायरस डिजीजेज WHO अपडेट कहाँ से आया ये देखिए। तो ये बेसिकली मैं स्टेट वाइज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी केसेस है 2.87 करोड़, रिकवर्ड 2.68 करोड़, डेथ्स 3.44 लैक्स। ठीक है, आसाम में देखिए 4.29 लैक्स केसेस है, रिकवर्ड 3.73 L, और 3577 का डेथ। कर्नाटक का ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अनऑफिशियली हम सबको पता है कितने लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं। कर्नाटक में इसी प्रकार 26 लाख, महाराष्ट्र में 58 लाख, केरल में 26 लाख, तमिलनाडु में 22 लाख, आंध्र प्रदेश में 17 लाख, उत्तर प्रदेश में 17 लाख, जबकि ये सब का सब ये वाला छोटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का इससे लाखों गुना ज़्यादा केसेस है उत्तर प्रदेश में। हम सबको पता है, जो लोग उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं उनको भी पता होगा। दिल्ली में 14 लाख, बंगाल में उससे भी ज़्यादा है, 14 लाख हो ही नहीं सकता, इससे भी ज़्यादा है। इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। राजस्थान, गुजरात का आप देख लीजिए 8, इसे गुजरात में भी छूटा दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा था वहाँ पे केस। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। वैसे ये रिकॉर्ड सही भी हो सकता है, बिकॉज ये रिकॉर्ड में दिसंबर का दिखा रहा हूँ। तो अब चलिए मैं आपको उस टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ जहाँ पे आंदोलन हो रहा था।
तो अगर मैं उस टाइम फ्रेम में आपको लेके जाऊँ तो वो टाइम था, हाँ जी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम जाते हैं। इंडिया के कैटेगरी में जाते हैं, इंडिया, जी हाँ, इंडिया की कैटेगरी में हम जा रहे थे। ये देखिए, 100,000, 10,000, 100,000, 10,000, 11,000 केसेस आपका पर डे रिपोर्ट हो रहा था। और आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि भाई यहाँ से ग्राफ छोटा हो रहा है, छोटा होकर फिर पीक हुआ है, फिर पीक हुआ है, फिर पीक हुआ है, फिर छोटा हुआ है। लेकिन देखिए भाई, जब छोटा हुआ है तब प्रिकॉशंस लेते रहे ना, तो ऐसे ही छोटा रहता, ना कि ऐसे ऊपर चला जाता। समझ रहे हैं ना आप? तो यही है प्रॉब्लम बेसिकली। तो चलिए रिटर्न करते हैं इंटरफेस की ओर। तो अभी तक मैंने आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बता दिया, तो अब हम देखेंगे कि और कैसे कांड हुए जिसके कारण सेकेंड वेव में और भी असर पड़ा, और भी केसेस, और भी डेथ हुआ, और भी मिसमैनेजमेंट हुआ। हम लोगों ने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो है किस तरह से केसेस पीक हुई। और देखिए, जब आप एक नेशन वाइड लॉकडाउन ले रहे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट का क्लिप कहीं पर आप सर्च करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, अभी भी जो चल रहा है, तकरीबन 4 जून आज अगर वीडियो बन रहा है तो इसका मतलब तकरीबन 100 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को। और इनमें कई लोगों ने मास्क नहीं पहना, जिसके कारण संक्रमण इतना फैला कि हम सोच भी नहीं सकते। सरकार ने यहाँ तक भी नहीं रोकी। फार्मर्स प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इन लोगों ने रेड फोर्ट के अंदर अपने एजेंट्स भेजे और उन्हें खालिस्तानी एजेंट्स बताया, और इंडियन फ्लैग को हटाकर वहाँ पे खालिस्तानी झंडा लगाया। खैर, ये काम देखिए, सरकार को भी दोष नहीं सकते, ये काम किसने किया है पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत ही बुरा हुआ। और एक बार सरकार को सोचना चाहिए था। देखिए, CAA, NRC, NPR और अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट, 4 ऐसे बिल आप लगातार पास करवा चुके हैं जो टोटल फेलियर लाई है। MSP फार्मर्स को ना मिली, जिसके कारण इतना प्रोटेस्ट हुआ। खैर, ये तो बात हुई थोड़ा पॉलिटिकल, लेकिन इससे जो केसेस जो बढ़ रही थी उस समय पर कुछ ऐसी भी सरकार थी जैसे कि महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र का सरकार जो कि इतने कोरोना केसेस से जूझ रही थी, उन लोगों ने ऐसा किया कि उन लोगों ने पार्शियल लॉकडाउन लगाया। एक हफ्ते में उन लोगों ने पार्शियल लॉकडाउन लगाया, जिसमें मानी शाम को बंद था, सुबह खुला था, ऐसा। वैसे केरला सरकार ने भी बहुत केसेस डाउन करवा दिए। उन लोगों ने काफ़ी महीनों तक अच्छे से जो है सिचुएशन को हैंडल किया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि केरला ने जो है बेस्ट मैनेजमेंट किया था उस दौरान। फार्मर्स प्रोटेस्ट में सबसे कम केसेस थी। आसाम गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छी कर रही थी, और इसी प्रकार कई स्टेट्स अच्छी कर रही थी। लेकिन इन द मीन टाइम उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा जो इंटायर सरकार थी वो टोटली फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ही फोकस थी। वो लोग फार्मर्स पर ऑपरेशन कर रहे थे कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें, हालांकि ये उनका राइट टू प्रोटेस्ट है, तो ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। जिसके कारण जो है लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण केस इतना पीक हो रहा था। खैर, हम लोग एक और ग्राफ आपको दिखाना पसंद करेंगे। उस ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नेशन वाइड लॉकडाउन्स थे उनके क्या फायदे गए लोगों को, ठीक है। और केरला ने जो है शानदार मैनेजमेंट किया बाय वैक्सीनेटिंग ऑल पीपल। इन द मीन टाइम कोवैक्सीन, कोविशील्ड निकल चुके थे, और यहाँ पे एक गलती सरकार ने की जिसके कारण केसेस पीक हुई। वो ये था कि सरकार ने विश्व गुरु बनने का सपना देखकर बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वैक्सीन बाहर बेच दिए, जिसका काउंट मैं आपको बताऊं जिन देशों में इन्होंने भेजा है। अच्छा ठीक है, एक बड़ा नाम ले लेते हैं, साउथ अफ्रीका, अल्बानिया, अजरबैजान, ये कुछ बड़े एग्जाम्पल्स है। और भी बहुत सारे देश है, तकरीबन 14 से ज़्यादा देशों में वैक्सीन और सिलेंडर बेच दिए गए। और मोदी जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि कितना भयावह, कितना डेंजरस हो सकता है और इंडिया कितनी मुसीबत में गिर सकती है। इतनी बड़ी आबादी को कितना वैक्सीन और सिलेंडर का जरूरत पड़ेगा, जिसके कारण उन लोगों ने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में कई लाखों करोड़ों लोग मरे। उनकी हाइजीन, सैनिटाइजेशन के बारे में सरकार ने जरा भी नहीं सोचा, ऑपोजिशन ने भी नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। इन द मीन टाइम सोनू सूद बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो वैक्सीन और सिलेंडर बेच रहे थे। वैक्सीन और सिलेंडर की कमियों के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे। योगी जी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वो फलाना बातें इन्होंने बोली। तो ऐसा देखिए, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह केसेस बढ़े, जो मैंने कहा आपको, और किस तरह मिडिल क्लास को फ़ायदा हुआ थोड़ा सा
इस लॉकडाउन के कारण, नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण, और फिर स्टेट लॉकडाउन ने किस तरह इकोनॉमी को रिवाइव किया उसके बारे में भी हम लोग उस क्लिप में बात करेंगे। तो फिलहाल स्क्रीन में जाने के बाद एक बीबीसी का क्लिप दिखाऊंगा जिससे आप सब याद रख सकें, सारे देशवासी ये याद रख सके कि कितना मिसमैनेजमेंट हुआ था कोविड के टाइम पर। हमारी जनता है ना, रियलाइज़ नहीं करती, जिसके कारण ये सब होता है। हम रियलाइज़ नहीं करते, इसीलिए ऐसा होता है। और कितने लाखों लोग गुजरात में मरे, मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। गंगा के पार कितनी बॉडीज़ मिली, इन्हीं सब ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमियों के चलते लोगों की भयंकर मृत्यु हुई। खैर, मैं इतना बोलना नहीं चाहता, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलिए। सो व्यूअर्स, हम लोग एक और बार स्क्रीन में आ चुके हैं और ये देखिए, ये है वो पूरा का पूरा ग्राफ जो मैं निकल आया हूँ कोविड-19 केसेस इन इंडिया। ये देखिए आप, मार्च 24 के लॉकडाउन में 1.0 के लॉकडाउन में कितना केसेस था, और आप देख सकते हैं कि जून अनलॉक तक केसेस कितने पीक कर गए। अगर मार्च से मई 4 तक, मई 18 तक जहाँ तक लॉकडाउन था, आप देखेंगे तो केसेस बिल्कुल नीचे थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ वो खुल गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अनबायस्ड रिव्यू देना चाहता हूँ कि जो पहला लॉकडाउन था, नेशन वाइड लॉकडाउन था, उसने कई फ़ायदे दिए हैं सभी लोगों को, और ये एक सच्चाई है। एक्सेप्ट द लोअर क्लास पीपल, जिन लोगों के लिए मोदी जी ने कोई प्लान्स नहीं बनाए थे, लेकिन यहाँ फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को तो हेल्प हुई है। सो लेट्स गेट रिटर्न्ड। I've never seen such a terrifying situation. I can't believe that we're in the capital of India. People aren't getting oxygen and they're dying like animals, he says. We don't even have enough resources to cremate them properly. Outside, Shivangi Mehra is on the phone organizing oxygen for the hospital she works in. Nothing is being done. I don't know government is sleeping or what they are doing. I am totally disheartened in the situation which I am seeing. Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. She's waiting to cremate her grandfather, who died, she says, because there wasn't enough oxygen. This small hospital in North Delhi is facing a daily struggle. Ma'am, we have been spending sleepless nights since last 1 week. I mean, at times we feel like crying because we are not able to help patient properly. Every day is the same scenario. We are left only with 2 hours of oxygen, 3 hours of death, and we are only getting assurance from the system, no oxygen. And so, families are being told to organize oxygen. At one medical shop, we found people with empty cylinders waiting to buy their own supply for loved ones who urgently need it. For many here, the government's promises of rushing in oxygen are coming too late. Families left asking why something so basic is unavailable. Every crematorium we've been to, we've seen body after body being brought in. It's hard for anyone to keep count, but what workers have been telling me is that the real scale of deaths caused by COVID-19 in India is a lot higher than what official numbers reflect. And a lot of those who've died right now have done so because they couldn't get oxygen in time. Jitendra Singh Shanti runs a group of volunteers here. Even young people are dying. It's a very bad situation. If it keeps getting worse, we'll have to burn bodies by the side of the road, he says. There is a sense of abandonment in this country. Citizens are stepping up to do what a government should, left to fight a vicious pandemic on their own. Yogita Lamai, BBC News, Delhi. Well, tonight a first shipment of British assistance to India is leaving the UK. Other countries are also pledging support. Our diplomatic correspondent Paul Adams is here in the studio. What kinds of help is being... भयंकर क्लिप हम लोगों ने अभी देखा। ये क्लिप आप सभी ने देखा होगा, लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूँ सब लोगों को। हम लोग भूल जाते हैं, हमारी जनता भूल जाती है, जिसके कारण ये सब होता है। यूपी सरकार ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन से कॉन्सेंट्रेटर्स है, हम लोगों के पास कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की, वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन अवेलेबल है। जबकि लोगों के पास, जब आज तक की कुछ जर्नलिस्ट गए, कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे जिन लोगों ने पूछा
कि ये जो वैक्सीन आपको टाइम पर क्यों नहीं मिल रही, तो लोगों ने कहा कि वैक्सीन नहीं है। एक बंदे ने तो आके टीवी के सामने रो ही दिया। देखिए आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट की जैसे कि अर्नब गोस्वामी, अंजना कश्यप, ये लोग इतने रेप्यूटेड है, इतने अनबायस्ड थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में ये लोग टोटली बायस्ड हो चुके हैं। इस सब के बारे में तो बात बोल के ही फायदा नहीं है, आप सभी को पता होगा। जिसको समझना है उसे समझने दो, जिसको नहीं समझना है उसे मत ही समझो तुम, अगर तुम्हें समझना नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे आए कि पूछे कि ये गंगा के पार में ये कपड़े कहाँ क्या पड़े, तो कुछ लड़कों ने कहा कि ये लाशें हैं। देखिए लाशें दफनानी पड़ रही है, सरकार इतनी चालाकी कर रही थी। इसके बाद ये लोग तो हालांकि एक्सपोज हो गए। खैर इस वीडियो का मेन जो मोटिव था वो क्या हम थर्ड वेव के लिए तैयार है या नहीं, इसके बारे में मेरा सीधा आंसर है 50% हाँ 50% ना। क्योंकि अभी जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो कि सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे रखा था #1 पे, वैक्सीनेट करना लोगों को जल्द से जल्द, वो उन्होंने कर दिया है। देश के 40% पॉपुलेशन इस वक्त वैक्सीनेटेड हो चुकी है और गवर्नमेंट को अपना मोर्चा और सामने से संभालना पड़ेगा। लॉकडाउन्स, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉकडाउन की काफी जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट वेव में आपको इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए था, पहले से लॉकडाउन लगाना चाहिए था, लेकिन आप उस वक्त नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तो अभी कोई फायदा नहीं। इस साल ये सारे जो लॉकडाउन अनलॉक्स है ये भूलना पड़ेगा। अनलॉक करने के कारण हमने देखा कि रिसेंटली इंदौर में ग्रीन फंगस पाया गया है, इससे पहले क्रीम फंगस कर्नाटक में पाया गया था। तो मैं क्या ही बताऊं, क्रीम, ग्रीन, इसके बाद तो आपको येलो, ब्लैक, पता ही होगा, ये सारे फंगस टाइप निकले। तो हमारे देश में जो इतनी बड़ी आबादी है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्टेट्स के राज्य के चीफ मिनिस्टर्स के हाथ में पावर देगा। और कुछ स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, असम, काफ़ी अच्छा मोर्चा चला रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पर तो लॉकडाउन का एक्सटेंशन भी कर दिया गया है और मेरे ख्याल से हर जगह एक्सटेंशन करना चाहिए, एक पार्शियल लॉकडाउन लगाकर चलना चाहिए इस वक्त, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी के बारे में इस वक्त अब नहीं सोच सकते। जितना टाइम था वो सब व्यर्थ गया है, बीजेपी ने सारा टीएमसी वगैरह में बर्बाद कर दिया है। तीसरा, ये जो लोगों को मारा था ना फर्स्ट लॉकडाउन पे, वो थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मैंने अभी भी देखा है कि अभी भी मास्क नहीं पहनते। एक चाचा को हालांकि थोड़ा सा मास्क खोलने पर मार दिया था, सख्ती परखिए लेकिन सख्ती ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड ओपिनियन, सिटीजन्स को क्या करना चाहिए। देखिए 2 चीज आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप तो खुद मास्क वास्क पहनिए, क्योंकि कई आवारा लड़के होते मास्क वास्क खोल के एकदम आराम से घूमते हैं। एग्जाम्पल मेरे स्टेट का ले लेते, आसाम का, बिहार का एग्जाम्पल भी ले लेते। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लोग मास्क पहन ही नहीं रहे, इधर उधर खुले आम घूम रहे। इन लोगों को लताड़िए आप, एडुकेट देम, कहिए कि डबल मास्किंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब सिंगल मास्किंग से फायदा नहीं है, डबल मास्किंग कीजिए, और घर में तो जरूरत जब जरूरत होगा तभी बाहर निकलिए। सेकेंड ओपिनियन मेरा ये है कि गवर्नमेंट से ज्यादा सवाल कीजिए। सेकेंड वेव में हम लोगों ने क्या नहीं था कि गंगा के पार इतनी क्यों लाश है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पूरे वीडियो में मैंने एनालाइज किया। सवाल करना जरूरी है, आप सवाल करें। मीडिया के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हालांकि मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स का नाम नीचे मेंशन किया है कमेंट सेक्शन पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको कुछ कमेंट सेक्शन पे जो है कुछ न्यूज़पेपर्स का लिस्ट मैंने डाल दिया है, वो न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। और कुछ चैनल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जो बहुत अच्छा अनबायस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है अनबायस्ड जर्नलिज्म देखकर। जर्नलिस्टों को कुछ समझने की जरूरत है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहूँगा मैं एबीपी, आज तक, इन लोगों को अपना काम सिंसियरली करना पड़ेगा। थैंक यू। और इन लोगों को ज़्यादा इनसिंसियरिटी करना नहीं चाहिए, खासकर आप सिटीजन्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये एपिसोड वाकई में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।